गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। 21 सितंबर के सभी करंट अफेयर को आज के इस सेशन में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि मैं रोज आपसे कहता हूं, सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे फैक्ट है, इसलिए सेशन में एंड तक बने रहिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। काफी स्टूडेंट कमेंट में बार बार पूछते हैं कि सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी। रोज मैं आपको बता रहा हूं भाई कि पीडीएफ आपको क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। आप एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। डेली करंट अफेयर का आपको एक फोल्डर दिखाई देगा, उसमें आपके लिए हर डे की डेली करंट अफेयर की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, वहां से आप उसे कलेक्ट कर लीजिए। ओके, आइए शुरू करें 21 सितंबर के करंट अफेयर को। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है। कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? कुष्ठ रोग जानते हैं क्या होता है? कुष्ठ रोग की बात करें तो नॉर्मली कोढ़ भी कहा जाता है काफी जगह पर। तो कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश बना है अकॉर्डिंग टू WHO, यह बना है जॉर्डन, जो कि पश्चिमी एशिया का एक देश है। आंसर ए हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, एक रेफरेंस में आपको दे रहा हूं। देखिए, सीडीएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था जब कोई देश मलेरिया मुक्त घोषित किया गया था। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमको एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो यहां पर हमने आंसर लिया है जॉर्डन, जो कि दुनिया का पहला देश बना जिसे कुष्ठ रोग से मुक्त घोषित किया गया। पश्चिमी एशिया में नॉर्मली अगर हम पश्चिमी एशिया में जॉर्डन को देखें तो इराक, सऊदी अरेबिया, इजराइल, ऐसे देशों की सीमाएं जॉर्डन से टच होती है। ठीक है, तो सितंबर 2024 में WHO ने जॉर्डन को कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है। पिछले 20 साल से कुष्ठ रोग का एक भी मामला हमें जॉर्डन में देखने को नहीं मिला है। ठीक है, WHO के कुछ इंडिकेटर्स होते हैं कि किस आधार पर किसी देश को कोई भी डिसीज से मुक्त घोषित किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो अगर किसी देश में बहुत लंबी अवधि तक मिनिमम 3 साल अगर कोई मामला किसी डिसीज का, जैसे यहां पर कुष्ठ रोग की बात हो रही है, तो अगर इसका मामला देखने को नहीं मिला तो सोचेंगे कि भाई शायद इस देश में कुष्ठ रोग अब खत्म हो गया है। इसके अलावा भी WHO लोकल जो हेल्थ अथॉरिटीज होती है उनके माध्यम से सख्त निगरानी रखता है, सभी संभावित मामलों की जांच करता है समय समय पर, रोग नियंत्रण उपायों की पुष्टि करता है, देखता है WHO कि उस देश में पर्टिकुलर किसी डिसीज को लेकर जिसकी भी बात की जा रही है, जिसके लिए उसको मुक्त घोषित करना है, उसके लिए परफेक्ट वैक्सीनेशन हुआ है या नहीं, ट्रीटमेंट पूरे देश में दिया जा रहा है या नहीं, इस आधार को भी देखा जाता है। इसके अलावा एक WHO की टीम होती है जो कि निरीक्षण करती है कि वहां पर बीमारी का कोई मामला तो नहीं है, इन फ्यूचर में बीमारी डेवलप होने का कोई साधन तो नहीं है। इस आधार पर रिपोर्ट को तैयार किया जाता है और फाइनली फिर किसी भी देश को किसी डिसीज से मुक्त घोषित किया जाता है। मिनिमम 3 साल का एक गैप मिलना चाहिए कि भाई उस डिसीज का मामला 3 साल में तो देखने को नहीं मिला पर्टिकुलर किसी देश में, तो इस आधार पर फिर सोचा जाएगा। और अगर सारे जितने भी इंडिकेटर्स से अगर पास हो जाते हैं तो फिर फाइनली उस देश को डिसीज से मुक्त घोषित कर दिया जाता है। तो जॉर्डन को हाल ही में कुष्ठ रोग से मुक्त घोषित किया गया दुनिया का पहला देश। यहां पर अगर हम कुष्ठ रोग की बात करते हैं तो एक बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है। नॉर्मली माइकोबैक्टीरियम लेप्रे नाम का एक बैक्टीरिया है जिसके कारण कुष्ठ रोग फैलता है। इसे हैंसेन रोग के नाम से भी जाना जाता है। अगर कुष्ठ रोग होता है तो नॉर्मली स्किन इफेक्ट होती है, नर्वस सिस्टम इफेक्ट होता है, श्वसन प्रणाली इफेक्ट हो सकती है, और इसके अलावा आईज आंखें इफेक्ट हो सकती है। तो ये सारे कहीं ना कहीं कुष्ठ रोग के हमें डिसीज के अलग अलग फॉर्म देखने को मिलते हैं। यहां पर WHO की बात करें कैजुअली तो पूरे वर्ल्ड में हेल्थ के लिए काम करने वाला यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गन है जिसे WHO कहा जाता है। हेल्थ सेक्टर के लिए यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशल एजेंसी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। स्थापना 7 अप्रैल 1948 में की गई थी और इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में WHO का हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। टेड्रोस एडनॉम घेब्रेसस वर्तमान में WHO के डायरेक्टर जनरल के पद पर है। डन। सेकंड क्वेश्चन पर आएंगे। किस राज्य ने 14वीं
हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? तो 14th हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 का जो खिताब है पंजाब की टीम ने अपने नाम किया। किसने? पंजाब की हॉकी टीम ने 14th हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है। रेफरेंस दूं मैं आपको, ऐसा ही एक क्वेश्चन देखिए एसएसए के एग्जाम में आ चुका है, ईपीएफओ एसएसए के एग्जाम में। तो यहां पर भी उस वक्त ऐसी किसी चैंपियनशिप के बारे में पूछा था, तो नॉर्मली इस तरीके का भी क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकता है। तो 14th हॉकी इंडिया जूनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप 2024 का जो फाइनल मैच है पंजाब के ही जालंधर में खेला गया। ठीक है, जालंधर में एक स्टेडियम है हॉकी का, ओलंपियन सुरजीत सिंह हॉकी स्टेडियम। यहां पर पंजाब और यूपी की हॉकी टीम के मध्य में ये जो फाइनल है खेला गया था। पंजाब विनर रहा और यूपी को हराया है, तो यूपी हो जाता है रनर अप। तो यूपी को हराकर 14th हॉकी इंडिया जूनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता? पंजाब ने। ठीक है, लास्ट ईयर 2023 में जब टूर्नामेंट हुआ था 13वां संस्करण, तब मध्य प्रदेश ने चंडीगढ़ को हराकर 13th हॉकी इंडिया जूनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता था। और अब 2024 में इसका 14th एडिशन किसने जीता? पंजाब ने। विनर और रनर अप कौन? यूपी की हॉकी टीम। ठीक है, आयोजन कौन करवाता है? पहले तो यह समझो कि नेशनल लेवल पर भारत के राज्य और यूनियन टेरिटरीज के मध्य में आयोजित किया जाने वाला एक हॉकी टूर्नामेंट है, जिसका आयोजन हॉकी इंडिया के द्वारा किया जाता है। इस बार 14th एडिशन था, विनर रही पंजाब। डन। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं। एक बार मैंने भी आपको ऑफर ऑफ द डे में पहले भी मैंने आपको इंडियन पॉलिटी दिया था, लेकिन उस वक्त शायद टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण अधिकतर स्टूडेंट का वो परचेस नहीं हो पाया था, है ना, वो बाय नहीं कर पाए थे। तो आपके लिए जो भी स्टूडेंट को उस वक्त प्रॉब्लम आया और वो इंडियन पॉलिटी को नहीं अवेल कर पाए, उनके लिए एक बार फिर से इंडियन पॉलिटी काफी नॉमिनल चार्जेस में अवेलेबल है। बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश। आप किसी भी मीडियम के स्टूडेंट है, आप इजीली इसे अवेल कर सकते हैं। ओके, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे बाइलिंगुअल फॉर्म में, पीडीएफ मिल जाएगी हर टॉपिक की, और साथ ही साथ टेस्ट भी आपको इंटरनली मिल जाएगा आपके कोर्स के अंदर। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो वनडे एग्जाम के लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और आप सिविल सर्विसेज के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। आगे आ जाएं। सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के किस जिले में पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क का फाउंडेशन स्टोन रखा है? तो पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क की आधारशिला भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के अमरावती में रखी है। आंसर डी। कहां पर? महाराष्ट्र के अमरावती में। ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, ठीक है ना, एसबीआई पीओ की एग्जाम में। चलिए, तो यह है नरेंद्र मोदी। ठीक है, पीएम मित्र योजना के तहत भारत में टेक्सटाइल पार्क की आधारशिला रखी है इन्होंने, पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क, महाराष्ट्र के अमरावती में। ठीक है ना, पश्चिमी विदर्भ में अमरावती जिला है महाराष्ट्र में। यहां पर देखिए, पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क 1000 हेक्टेयर भूमि पर फैला हुआ होगा। यह बनाया जा रहा है पीएम मित्र स्कीम के तहत। यहां पर पीएम मित्र स्कीम के बारे में पता होना चाहिए आपको। इंडियन गवर्नमेंट ने अक्टूबर 2021 में पीएम मित्र स्कीम को अनाउंस किया था। भारत में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है उनके लिए टेक्सटाइल पार्क के डेवलपमेंट से संबंधित पीएम मित्र स्कीम लाई गई थी 2021 में। इसके तहत भारत में नॉर्मली 60 टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाने थे। ठीक है, और पीपीपी मॉडल पर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर, जहां पर गवर्नमेंट का भी पैसा लगा होगा, प्राइवेट सेक्टर भी इंक्लूड हो सकते हैं। तो इस आधार पर 60 टेक्सटाइल पार्क बनाए जाना है पीएम मित्र स्कीम के तहत। अब इसी के तहत अमरावती महाराष्ट्र में टेक्सटाइल पार्क की आधारशिला भारत के पीएम के द्वारा रखी गई। ठीक है, हाई क्वालिटी टेक्सटाइल पार्क का निर्माण किया जाएगा ताकि भारत में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनको तेजी से डेवलप किया जा सके। भारत ने सिंधु जल संधि में संशोधन की मांग की है। इस संधि के तहत निम्नलिखित में से कौन सी नदी के पानी का उपयोग का अधिकार भारत को नहीं है?
सिंधु जल समझौता आपको पता है 1960 में हुआ था भारत और पाकिस्तान के मध्य में। 6 नदियां हैं सिंधु नदी प्रणाली की। 3 नदियों के पानी पर पूर्ण अधिकार मिलता है पाकिस्तान को और 3 नदियों पर पूर्ण अधिकार मिलता है इंडिया को। अभी हम बात करेंगे। अब वो 6 नदियों में से अगर हम यहां पर ऑप्शन के फॉर्म में देखें तो इन चारों में से झेलम ऐसी नदी है जिसके पानी पर इंडिया का अधिकार नहीं है, अकॉर्डिंग टू सिंधु वाटर ट्रीटी 1960, इंडस वाटर ट्रीटी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो यहां पर हमें कैजुअल सी चीज पता चल गई। अब इंडियन गवर्नमेंट ने डिमांड करी है कि भैया समझौते में संशोधन करो। ठीक है, अब ऑलमोस्ट 80 साल, 80 हो गई क्या, 40 60 सॉरी 64 ईयर है ना, 64 ईयर के बाद इंडिया ने, क्योंकि भैया टेररिज्म हमारे यहाँ रुक नहीं पा रहा है पाकिस्तान के कारण, तो इंडिया ने बोला भैया अब हम कहीं ना कहीं से तो उंगली करनी पड़ेगी, तो एक ये भी एक हथियार की तरह यूज करे, शांतिपूर्ण हथियार, ठीक है ना, बिना गोलाबारी करे, पानी की किल्लत ला दो देश में। एसएससी सीएचएसएल में देखिए क्वेश्चन पूछा गया था, जब क्वेश्चन पूछा गया था कि पाकिस्तान द्वारा कौन सी नदी पर अधिकार नहीं, घुमा के है यही, तो हम बात करेंगे सिंधु जल समझौते की। देखिए ऊपर की जो 3 नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब, ये तीनों पर नियंत्रण मिलता है पाकिस्तान को सिंधु जल समझौते के तहत, और रावी, व्यास और सतलज नीचे की जो 3 नदियां हैं इन पर अधिकार मिलता है इंडिया को पूर्णतः। कहीं देखिए ऐसा नहीं है पूरा हाथ ही नहीं लगाएंगे पानी को, कुछ सिंचाई के लिए, बिजली उत्पादन के लिए डैम के थ्रू या पानी का यूज किया जा सकता है, लेकिन छोड़ना पड़ेगा, रोक नहीं सकते हम। ऐसा नहीं है कि सिंधु पर यहां पर डैम बना ले और पानी को रोक ले, नहीं, आगे जाने देना पड़ेगा हमको। हालांकि हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए, सिंचाई के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन हमको आगे जाने देना पड़ेगा। तो क्या होता है, इन 3 नदियां जो सिंधु, झेलम और चिनाब है, सिंधु जल समझौते के अनुसार 80% प्रॉफिट पाकिस्तान को मिलता है, 20% हमको मिलता है। क्यों? क्योंकि सिंचाई हम कर लेंगे और बिजली बना लेंगे। सेम ये 3 नदियां जो नीचे की है ना, रावी, व्यास और सतलज, इन पर हमको 80% अधिकार मिलता है, 20% फिर मिलता है किसको, पाकिस्तान को। तो ये डील है नॉर्मली। अब यहां पर किस पर इंडिया का अधिकार नहीं होता, ऑप्शन में झेलम था, क्योंकि उस पर पाकिस्तान का अधिकार है। अधिकतर मतलब 80% से ज्यादा तो वो यूज कर रहे हैं ना, तो ऐसे 3 नदियों में ये बांट रखा है। ठीक है, तो इजी हो गया आपके लिए। हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान गवर्नमेंट को एक नोटिस भेजा था कि भैया 1960 का जो सिंधु जल समझौता है ना, उसको हम रिवाइव करेंगे, संशोधन करेंगे उसमें। क्यों? क्योंकि कंडीशन बहुत बदल गई है। ठीक है, और अब दूसरी बार विचार करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत ही मौलिक चेंजेस आ गए हैं, अप्रत्याशित बदलाव आ चुके हैं पिछले 64 साल के इतिहास में। तो अब हम इस समझौते को रिवाइव कर रहे हैं। यह समझौता 19 सितंबर 1960 को इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। उस वक्त भारत के प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे मोहम्मद अय्यूब खान, जिनके मध्य में यह ट्रीटी हुई थी 19 सितंबर 1960 को। ठीक है, हालांकि वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से यह समझौता हुआ था, वर्ल्ड बैंक इन्वॉल्व था इसमें, ताकि भाई दोनों देश पानी को लेकर बिना लड़े आपस में समझौता कर ले, और हमने कर भी लिया। ठीक है ना। अब इसमें हुआ क्या था, जो ईस्टर्न रिवर है सिंधु नदी प्रणाली की, रावी, व्यास और सतलज, पूर्वी नदियां, उसके नियंत्रण का अधिकार मिल गया इंडिया को, और पश्चिमी नदियां जो थी वेस्टर्न रिवर, जैसे सिंधु, झेलम और चिनाब, इसका अधिकार मिल गया पाकिस्तान को। ठीक है, तो अब इसमें रिवाइव की बात की है, इस समझौते में संशोधन की डिमांड की है इंडिया ने, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। किस राज्य सरकार ने पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप योजना शुरू की है? पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर महिला स्टार्टअप योजना की शुरुआत की है महाराष्ट्र ने। देखिए ये जब क्वेश्चन आता है ना, ऑप्शन में पहले मध्य प्रदेश ही आएगा, क्योंकि अहिल्याबाई होलकर, होलकर वंश का शासन मध्य प्रदेश में रहा है, एमपी के मालवा में, स्पेशली इंदौर है ना, अहिल्या नगरी कहलाता है। तो अहिल्याबाई का शासन रहा है। अहिल्याबाई लोक देवी के रूप में पूजी जाती है इंदौर में, स्पेशली मालवा रीजन पूरा। ठीक है ना, अहिल्याबाई, अहिल्या नगरी कहा जाता है इंदौर को। तो होलकर वंश का शासन था, राजवाड़ा इंदौर में देखने को मिलता है, राजवाड़ा का किला बहुत शानदार है। तो वहां पर अब क्या होता है, जब अहिल्याबाई से आपको स्कीम देखने को मिलेगी ना, तो आप एमपी लगा के आओगे, लेकिन ध्यान रखना महाराष्ट्र ने शुरू की। हाल ही में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट की 2 योजनाओं को शुरू किया है।
कौन कौन सी? पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप स्कीम, और सेकंड हमको देखने को मिलती है आचार्य चाणक्य स्किल डेवलपमेंट सेंटर। अब पहली स्कीम की बात करते हैं, पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप स्कीम। ये स्कीम स्पेशली किसके लिए होगी? महिलाओं के लिए। इस योजना के तहत 25 लाख रुपए तक की फाइनेंशियल हेल्प स्टेट गवर्नमेंट देगी महिलाओं को। किसके लिए? स्टार्टअप खोलने के लिए, ताकि एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जा सके, उद्यमिता को। योजना का उद्देश्य राज्य की महिलाओं को स्टार्टअप में आत्मनिर्भर बनाना, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना। मुख्य उद्देश्य है पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप स्कीम, महाराष्ट्र। सेकंड, आचार्य चाणक्य स्किल डेवलपमेंट सेंटर। इसके तहत राज्य में स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाए जाएंगे। ठीक है, जो राज्य भर के कॉलेज है उसमें स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएंगे, और 15 से लेकर 45 वर्ष के जो युवा हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी अलग अलग स्किल्स की। ओके, फ्री ट्रेनिंग। ऑलमोस्ट 1.5 लाख युवाओं को ट्रेनिंग देने का लक्ष्य रखा गया है आचार्य चाणक्य स्किल डेवलपमेंट स्कीम के तहत। तो दोनों समझ में आ गई, एक महिलाओं के लिए और एक राज्य के युवाओं के लिए नॉर्मली स्किल डेवलपमेंट की तरह। कहां पर? महाराष्ट्र। आगे आ जाएं। गृह मंत्री अमित शाह ने श्वेत क्रांति 2.0 को लॉन्च किया है। व्हाइट रिवॉल्यूशन शब्द किससे संबंधित है? फसल उत्पादन, मछली उत्पादन, दूध उत्पादन या फिर अदर। ठीक है, लेदर, सॉरी, या फिर लेदर। तो हमको पता होना चाहिए कि व्हाइट रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, अगर हम श्वेत क्रांति की बात करते हैं तो दूध उत्पादन से संबंधित है। आंसर सी, दूध उत्पादन। व्हाइट क्या है? दूध। तो दूध उत्पादन से संबंधित है क्या? श्वेत क्रांति, व्हाइट रिवॉल्यूशन। 1970 में भारत में व्हाइट रिवॉल्यूशन शुरू करने का श्रेय वर्गीस कुरियन को दिया जाता है, श्वेत क्रांति के जनक के। ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था दूध उत्पादन के लिए। अब अमित शाह जी ने, जो कि भारत के होम, देखिए क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी CHSL में, श्वेत क्रांति शब्द किससे संबंधित है? सेम है, ऑप्शन भी सेम। ओके, तो याद रखना, जो सेंट्रल होम मिनिस्टर है अमित शाह जी, उन्होंने व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0 की शुरुआत की है। इसका मेन मोटिव महिला, जो दूध उत्पादन करने वाली महिलाएं हैं उनको सशक्त करना है। इस बार महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना है दूध उत्पादन में। तो देखिए, व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0 4 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित होगा। महिला किसानों को सशक्त बनाना, पहली चीज। दूध उत्पादन बढ़ाना देश में। डेयरी क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना और मिल्क एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0 के उद्देश्य है। स्पेशली जो महिला किसान है भैया, उनको एम्पावर, उनका सशक्तिकरण करना, उनमें रोजगार को बढ़ावा देना। ठीक है, तो है तो व्हाइट रिवॉल्यूशन स्पेशली दूध उत्पादन पर केंद्रित होता है, पर इस सेक्टर में लगी हुई महिलाओं को यहां पर स्पेशली डिनोट किया गया है। ठीक है, आगे आ जाइए। व्हाइट रिवॉल्यूशन की बात करते हैं तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया 1970 में इसकी शुरुआत की गई थी ऑपरेशन फ्लड के माध्यम से। वर्गीस कुरियन को दिया जाता है श्रेय व्हाइट रिवॉल्यूशन का, इसलिए व्हाइट रिवॉल्यूशन के जनक कौन? वर्गीस कुरियन। आगे आ जाएं। रिजल्ट क्या हुआ व्हाइट रिवॉल्यूशन का? भारत वर्ल्ड में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश बना है व्हाइट रिवॉल्यूशन के कारण। दूध उत्पादन बढ़ा है भारत में, लोगों को रोजगार मिला है। इसके अलावा जो कोऑपरेटिव मिल्क सोसाइटी बनी वो अलग, अमूल एक एग्जाम्पल है। ऑपरेशन फ्लड से ही कहीं ना कहीं अमूल निकल के आया। तो दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने में ऑपरेशन, जो व्हाइट रिवॉल्यूशन ऑपरेशन फ्लड, उसने बहुत ही मदद की थी। अब इसके 2.0 वर्जन को, मतलब सेकेंड वर्जन को हाल ही में लॉन्च किया गया। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस हर साल मनाया जाता है 21 सितंबर, मतलब आज के दिन। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस पूरे वर्ल्ड में पीस को बढ़ावा देना, पूरे वर्ल्ड में पीस को बढ़ावा देना, शांति को बढ़ावा देना मुख्य उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस का। बिहार पुलिस के एग्जाम में भी क्वेश्चन आया। ठीक है, तो 21 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पीस हाल ही में मनाया गया।
कल्टिवेटिंग अ कल्चर ऑफ पीस, क्या है ये थीम, ठीक है। कल्टिवेटिंग अ कल्चर ऑफ पीस थीम है 2024 में इंटरनेशनल डे ऑफ पीस की। पूरे वर्ल्ड में शांति को बढ़ावा देना, जो कॉन्फ्लिक्ट एरियाज हैं, है ना, जहां पर लड़ाइयाँ होती रहती है, जहां पर लड़ाइयाँ हो रही है, वायलेंस हो रहा है, उन क्षेत्रों में भाई शांति बनाए रखे लोग, इसके लिए उनको प्रोत्साहित किया जा सके और खासकर इनको कम किया जा सके, पीस और नॉन वायलेंस की तरफ लोगों का झुकाव बढ़ाया जा सके। इसके उद्देश्य से 1981 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इंटरनेशनल डे ऑफ पीस की शुरुआत की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। सेकेंड ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2024 का आयोजन कहां किया जा रहा है? सेकेंड ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2024 का आयोजन किया जा रहा है इंडिया में, नई दिल्ली, आंसर है, ठीक है। तो सेकेंड ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। स्पेशली फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फसाई, जानते हैं, मानक का निर्धारण करती है फूड में, फसाई, और भारत की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये दोनों मिलकर इसका आयोजन कर रहे हैं नई दिल्ली में। वर्ल्ड के जो फूड रेगुलेटर है वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, उनको एक मंच प्रदान करना और फूड सेफ्टी के लिए नियम निर्धारित करना, उनके मानकों पर चर्चा करना मुख्य उद्देश्य है ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट का। सेकेंड एडिशन है 2024 में, भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। लास्ट ईयर 2023 में इसकी शुरुआत की गई थी, पहला एडिशन था, G20 शिखर सम्मेलन के दौरान इसका आयोजन किया गया था, ठीक है, और अब दूसरी बार इसका आयोजन किया गया। कहां पर? भारत की राजधानी नई दिल्ली में। भारत के धनुष लोगनाथन ने IWF जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 में कितने किलोग्राम भार वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया? तो धनुष लोगनाथन, सबसे पहले आपको यह याद रखना चाहिए कि ये भारत के वेट लिफ्टर है, ठीक है, वेट लिफ्टिंग के खिलाड़ी हैं, जिन्होंने हाल ही में IWF जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 में 55 किलोग्राम वेट कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। कौन? धनुष लोगनाथन। अब आपके दिमाग में पहली चीज ये आना चाहिए कि ये चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया जा रहा है? ये है हमारे धनुष। चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है स्पेन में, यूरोप, ठीक है। भारतीय वेटलिफ्टर धनुष लोगनाथन ने 55 किलोग्राम वेट कैटेगरी में टोटल 231 किलोग्राम वेट उठाकर ब्रॉन्ज जीता है। इस प्रतियोगिता का जो गोल्ड मेडल है वो वियतनाम के खिलाड़ी ने अपने नाम किया, है ना, हम कैटेगरी और नाम छोड़ दो, पूछा नहीं जाएगा। वियतनाम के खिलाड़ी ने गोल्ड जीता और इसका जो सिल्वर है वो जापान के खिलाड़ी ने अपने नाम किया। और इस प्रतियोगिता का जो ब्रॉन्ज है IWF जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 में भारत के धनुष लोगनाथन ने जीता 55 किलोग्राम वेट कैटेगरी में, ठीक है, ओके। IWF जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 1975 में शुरू की गई थी। इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन इसका आयोजन करवाता है। 2024 में आयोजन कहां हो रहा है? स्पेन में। लास्ट क्वेश्चन देखिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता कोच जयंत सिंह का निधन हो गया, इनका संबंध किस खेल से था? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी में कोच जयंत सिंह को। द्रोणाचार्य अवार्ड जानते हैं ना, कोच को दिया जाता है, सेंट्रल का अवार्ड है। तो द्रोणाचार्य अवार्ड कोच जयंत सिंह को दिया गया, हाल ही में इनका निधन हो गया। ये टेबल टेनिस के कोच हैं, आंसर बी। कौन? जयंत सिंह, टेबल टेनिस कोच और द्रोणाचार्य अवार्ड विनर जयंत सिंह का कोलकाता में हाल ही में निधन हो गया, ठीक है। इन्हें बोटोंडा की एक उपाधि भी दी जाती है जयंत सिंह को। अब 2023 में एक्चुअल में इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि 2023 में इन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी में, ठीक है। टेबल टेनिस के कोच जयंत सिंह का हाल ही में निधन हो गया, ओके। तो यहां पर 21 सितंबर के सभी करंट अफेयर हमने डिटेल में डिस्कस किए। अब हम बात करेंगे लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन की, ध्यान से देखिएगा। तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन? कौन है भाई? फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहना सिंह, आंसर हो जाएगा आंसर ए, ठीक है।
एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन को कैबिनेट ने हाल ही में मंजूरी प्रदान की है। जब ये कमेटी बनी थी तो अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष कौन है इस कमेटी के? फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। जाफर हसन को किस देश का पीएम नियुक्त किया गया? तो जाफर हसन जॉर्डन के नए पीएम के रूप में अपॉइंट किए गए। चर्चा मेरा प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान कब शुरू किया गया? तो यह शुरू किया गया था 2018 में, पीएम आशा। निम्न में से किस अर्धसैनिक बल के पूर्व महानिदेशक गौतम कौल का हाल ही में निधन हो गया? तो यह आईटीबीपी के पूर्व महानिदेशक थे गौतम कौल, जिनका हाल ही में निधन हो गया। 23वें राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहां किया जाएगा? पहले किया जाना था ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में, लेकिन अब किया जाएगा 2026 में स्कॉटलैंड में। ठीक है, 23वें कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 स्कॉटलैंड में आयोजित किए जाएंगे। भारत के किस पूर्व क्रिकेटर को श्रीराम फाइनेंस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो ये कौन है? राहुल द्रविड़। टाइम्स ट्रेवल ने किस यूनेस्को स्थल को एशिया में सर्वाधिक फोटोजेनिक यूनेस्को स्थल घोषित किया है? तो ये कौन सा है? अंकोर वाट मंदिर, कंबोडिया। सितंबर 2024 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने भारत को कौन सी रेटिंग प्रदान की? तो रेगुलर फॉलो अप रेटिंग इंडिया को दी गई। विश्व बांस दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड बंबू डे हर साल मनाया जाता है 18 सितंबर को। आंसर सी। क्लियर? तो यहां पर ये लास्ट डे के करंट अफेयर थे हमारे सारे, हमने बहुत ही डिटेल में समझे थे। अब लास्ट डे के करंट जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे उनके मैं आपको आंसर बता देता हूं एक बार, फिर हम फ्रेश क्वेश्चन लेंगे जिनका आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अजित सिंह जिन्होंने पैरालंपिक में सिल्वर मेडल जीता है भाई, किस खेल से संबंधित है? तो अजित सिंह जिन्होंने पैरालंपिक में सिल्वर मेडल जीता, जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी है। किस स्टेट में पत्थरमार मेला गोटमार मेला आयोजित किया जाता है? तो मध्य प्रदेश के पाडुरना में आयोजित किया जाता है। स्टेट पूछा है तो मध्य प्रदेश, गोटमार मेला। ग्रीन हाइड्रोजन पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के दूसरे संस्करण का आयोजन कहां किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में, भारत की राजधानी में। अब आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे, शाहपुर कंडी डैम किस नदी पर स्थित है? अभी बना है, कुछ समय पहले इसका इनॉग्रेशन हुआ है। गुलामी क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? गुलाबी क्रांति। और किस संविधान संशोधन के तहत मतदान की आयु को 21 से घटाकर 18 वर्ष किया गया था? तीनों ही क्वेश्चन के आंसर कमेंट में कीजिएगा। सेशन कैसा लगा ये भी बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दो। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। कल मुलाकात करते हैं।